आज हम देखने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस, जो कि एक ट्रैवर्सिंग टेक्निक है जिसको हम सर्चिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। जिसमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता है, हमको अपना जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर में से जो कोई गोल स्टेट मतलब कोई डिजायर्ड एलिमेंट चाहिए होता है वो हम ट्रैवर्स करते हैं। मतलब वो ढूंढने के लिए सर्च तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि जादू से उसका नाम लिखा हो सीधा स्क्रीन पे हाजिर हो गया एलिमेंट। तो उसके पीछे बैकएंड में सारी प्रोसेसेस होती है। तो उसमें से एक ये है, टेक्निकल वर्ड से ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, एकदम इजी चीज़ है, जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले तो कोई भी सर्चिंग टेक्निक होती है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टेट स्पेस सर्च वाले में कि वो दो टाइप की होती है मेनली, इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक और अनइन्फॉर्म्ड। जो हमारा पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था बीएफएस ब्रीथ फर्स्ट सर्च, जो कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। ये भी जो हमारा ये डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये भी एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक ही है, बरोबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ब्रीफ में कि इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड में डिफरेंस क्या होता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखना तो इधर से समझ लो जल्दी से। तो मान लो कि ये हमारा कोई करंट स्टेट है, यहाँ पर ये उसके इसी यही वाले में समझ लो ना, इसी में अच्छा रहेगा। मान लो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर हम ए पॉइंट पे है तो हमको ट्रैवर्स करना होगा, तो हम पूरा का पूरा ट्रैवर्स करने वाले, हमको कोई डिजायर्ड एलिमेंट चाहिए होगा तो हम तो शुरू करेंगे तो ए से शुरू करेंगे ना, तो ए के पास सिर्फ बी और सी की नॉलेज होगी। मतलब हमारे पास हमको कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब जो हमको कॉस्ट मिलेगा वो ए से बी का ट्रैवर्स करने का कॉस्ट मिलेगा और ए से सी का, मतलब उसका ही खर्चा कितना होगा वो मालूम होगा। मान लो ए से बी से जाने का खर्चा 3 है और इसका 4 है, तो हमको ये दोनों का मालूम है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम होगा कि बी से डी का कितना, बी से ई का कितना। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम करंट स्टेट पे हैं तो करंट स्टेट से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स है हमको सिर्फ उन्हीं का नॉलेज होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में। इन्फॉर्म्ड में क्या होता है कि हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है, आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देता है लेवल की भी नेक्स्ट लेवल की। मतलब ह्यूरिस्टिक सर्च होगा तो इसमें आपको बी से डी की एक एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम होगी, तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प होगी कि कौन सा रूट चूज करें बेटर वे में। वो अभी ये पूरा एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंड में कि क्यों अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक ज़्यादा फिजिबल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक है। फिर दूसरा है स्टैक। स्टैक माने ये स्टैक वाला जो फंडा है, बेसिक फंडा, ये स्टैक इंप्लीमेंट किया है इसमें। स्टैक मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट, FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट। माने हम जो BFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, हम BFS में यूज़ कर रहे थे क्यू स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी माय मिस्टेक। स्टैक में होता है लास्ट इन, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा, बराबर। डीपेस्ट नोड माने BFS में हम क्या करते थे मालूम है, BFS में हम करते थे लेवल बाय लेवल। मतलब ब्रीथ फर्स्ट सर्च में हम एक लेवल पूरा ट्रैवर्स ना हो जाए, शैलोएस्ट नोड उसको बोलते हैं। मतलब जितनी भी शैलोएस्ट नोड है करंट स्टेट की, कि ये मान लो हमारा करंट स्टेट है तो उसकी शैलोएस्ट नोड जितनी भी होगी वो जब तक हम ट्रैवर्स ना कर ले तब तक हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाते थे। जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें डीपेस्ट नोड, मतलब जब तक हमको डेप्थ ना मिल जाए किसी भी एलिमेंट की, मतलब पूरे ट्री या ग्राफ की जब तक हमको डेप्थ ना मिल जाए तब तक हम वहीं पर ट्रैवर्स करते रहेंगे। जब हमको डेप्थ मिल जाएगा, अगर डेप्थ मिलने के बाद भी हमको हमारा डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिला तो हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे। और एग्जांपल में आसानी से समझ में आ जाएगा डीपेस्ट नोड का मतलब। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, हाँ इनकम्प्लीट का मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद बताता हूँ। तो पहले इतना समझ लो कि 4 पॉइंट होता है, ये बाद में देखते हैं ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा, मैंने यहाँ पर ट्री लिया है, आप ग्राफ भी ले सकते हो, ट्री भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल आप सॉल्व करते रहिए, एग्जाम्पल आप जितने सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट, इसको इनिशियल स्टेट बोलो या स्टार्टिंग स्टेट बोलो या स्टार्टिंग नोड बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये है ए हमारा डिजायर्ड एलिमेंट। हम डिजायर्ड एलिमेंट पे अभी फोकस नहीं कर रहे, हम ये ट्राई करते हैं कि हम पूरा का पूरा कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं डिजायर्ड एलिमेंट। वो क्वेश्चन की बात है कि आपको डिजायर्ड बोला है, F लाना है, E लाना है, D लाना है, वो क्वेश्चन की बात है। हम पूरा ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। हम ए से शुरू कर रहे हैं। अगर हम ए से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने लिया ए पे हम ट्रैवर्स कर लिया, बराबर। अभी ए से हम कहाँ जाएंगे,
ए से हम जा सकते हैं बी और सी, या फिर सी और बी, मैटर नहीं करता, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हम पहले स्टैक में ले लेंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, बी और सी और बी। मैटर नहीं करता कि कौन सा लेंगे, आप कोई भी ले सकते हो इसमें, ये प्रायर मतलब ये मैटर नहीं करता, क्या बोलते हैं इसको, ये मैटर नहीं करता, ये चीज़ आप कोई भी ले सकते हो। बी मैं ले लेता हूँ बी से सी, बराबर। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर हमारे पास बी और सी, तो हमारा करंट नोड कौन सा हो गया, बी और सी। एक्टिव नोड कौन से हो गए, ए तो हमने ट्रावर्स कर लिया, वो पीछे रह गया, अभी उसकी जरूरत नहीं। बी और सी हमारे क्या हो गए, हमारे करंट नोड हो गए। अभी करंट नोड में से मैं कौन सा चूज करूंगा, अगर ये स्टैक है तो स्टैक का फंडा क्या है, जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। तो हमारा एक्टिव स्टेट कौन सा हो गया, सी, तो सी ये रहा। तो हम क्या करेंगे, हम बी को छोड़ ही देंगे, हमको ध्यान ही नहीं लेना। हमको क्या करना है, सी से मतलब सी के कौन से एलिमेंट्स है, सी से हम कहाँ पर ट्रावर्स कर सकते हैं, तो सी से हम ट्रावर्स करते हैं एफ और जी, ये कर सकते हैं। तो पहले सी को तो सबसे पहले ट्रावर्स कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। तो अभी स्टैक में बचा क्या, सिर्फ बी। तो मैं स्टैक फिर से बना लेता हूँ, यहाँ पर सिर्फ बी बचा है। अभी इसमें और इंसर्ट क्या होगा, अभी और इसमें इंसर्ट होगा एफ और जी, या तो फिर जी और एफ, मतलब कोई मैटर नहीं करता, दोनों ब्रदर ही है, ब्रदर एक ही पेरेंट्स है, तो कोई मैटर नहीं करता नंबर कौन सा ले आए। तो एफ और जी मैंने ये ले लिया, आप जी एफ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अभी क्या होगा, अभी एफ और जी, अभी स्टैक में सबसे लास्ट में कौन आया, जी। अभी जी सबसे लास्ट आया, तो जी से देखो, जी से हम और कहीं नीचे ट्रावर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लीफ नोड आ गया। तो डीएफएस में यही होगा, जब आपका लीफ नोड आ जाएगा तब हम बैक ट्रैक करेंगे। लीफ नोड आने के बाद हम चेक करते हैं कि ये हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है, हमको जो एलिमेंट चाहिए वो हर एक स्टेज के बाद हम चेक करते हैं कि ये हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है कि नहीं। अगर लीफ नोड आने के बाद भी हमको हमारा डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिला ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसके पेरेंट के पास बैक ट्रैक करते हैं। जब भी ये कंट्रोल, अभी कंट्रोल स्टेटमेंट, अभी कंट्रोल किसके पास है, जी के पास, स्टैक में जो सबसे ऊपर होगा उसके पास कंट्रोल होगा। अभी जी के पास कंट्रोल है, तो जी अपना कंट्रोल किसको देगा, वापस सी को देगा, और जी खुद आउटपुट में बैठ जाएगा। कंट्रोल सी के पास गया अभी, लेकिन सी तो ऑलरेडी ट्रावर्स हो चुका है, तो सी क्या करेगा, कंट्रोल जी को देना चाहेगा, लेकिन जी ने खुद ने सी को दिया, तो सी के पास ऑप्शन कौन सा बचा है, कंट्रोल किसको देगा, वो सी अपना कंट्रोल देगा ये एफ को। हाँ एफ है, क्योंकि देखो स्टैक में भी लास्ट एलिमेंट कौन सा है, अब सीधा यहीं से भी बता सकते हो कि एफ को कंट्रोल मिलेगा, बरोबर। तो एफ को कंट्रोल मिला। अभी एफ क्या चेक करेगा, एफ तो खुद ही भी एक लीफ नोड है, तो एफ क्या करेगा, एफ सीधे एफ भी आउटपुट में बैठ जाएगा और अपना कंट्रोल वापस सी को दे देगा कि भाई तू रख, मेरे को नहीं चाहिए कंट्रोल तेरा, मैं मतलब आप जो जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, बरोबर। तो एफ भी वापस सी पे कंट्रोल दे देगा। अभी सी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, किसी को वो नीचे अपने चाइल्ड नोड को किसी को कंट्रोल दे ही नहीं सकता, क्योंकि सारे आउटपुट में बैठ गए। तो अभी सी क्या करेगा, कंट्रोल वापस कर देगा अपने पेरेंट को, बरोबर। तो वो ये सी ने अपना कंट्रोल वापस दे दिया अपने पेरेंट ए को। अभी ए क्या करेगा, ए भी चेक करेगा कि यार सी ने मेरे को वापस कंट्रोल दे दिया, तो अभी मेरे पास ऑप्शन बचा है, मैं सिर्फ बी को दे सकता हूँ कंट्रोल। और यहीं से भी आप बता सकते हो सीधा कि कंट्रोल किसके पास जाएगा। देखो कौन सा एलिमेंट बचा है स्टैक में, सिर्फ बी, तो कंट्रोल किसके पास आएगा, कंट्रोल वापस यहाँ पर आया बी के पास। अभी बी जो होगा, कंट्रोल अगर बी के पास आया तो बी क्या करेगा, कंट्रोल यहाँ पर किसी एक को ट्रांसफ़र करेगा और वो खुद बाहर बैठ जाएगा। अगर बी यहाँ पर बाहर बैठ गया तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, डी और ई के पास, या फिर ई और डी, कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो अभी फिलहाल कंट्रोल किसके पास है, स्टैक में सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ई, तो ई भी पॉप हो जाएगा। ई भी, क्योंकि ई के पास कंट्रोल किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो भी क्या करेगा, बाहर आउटपुट में बैठ जाएगा। अभी ई से वापस बी पे आ गया कंट्रोल। अभी बी से क्या होगा, उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा, वो कंट्रोल दे देगा डी को। तो ये जो आप हमारी स्ट्रिंग बनी ना, क्योंकि अभी और कोई एलिमेंट ट्रावर्स करने के लिए बचा ही नहीं, ए सी एफ जी, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे एलिमेंट आपको मिल गए, तो अभी और कुछ ट्रावर्स करने के लिए बचा ही नहीं। तो हमने पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पर ट्रावर्स कर लिया, तो यहाँ पर एक चीज़ तो मतलब खत्म हो गया। लेकिन अभी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो कि आपका स्टार्टिंग नोड जो है ए से आपको जाना है एफ तक, तो आप क्या करोगे, ए से लेके
ये एफ तक का एलिमेंट, मतलब यहाँ तक ही आप सर्च करोगे, उसके बाद वाला जो ये सारा रहा ना फंडा, ये आप यहाँ जब भी आपको एफ मिल जाएगा तब आप ब्रेक लगा दोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हो और सीधा कंट्रोल स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हो, तो ये आपका आउटपुट हो जाता है। बरोबर, समझ में आ गया? अच्छा, अभी हमको ये बताओ कि ये नॉट ऑप्टिमल मैंने क्यों लिखा। बरोबर, मैं बताता हूँ, आप क्या बताओगे। रुको, तो नॉट ऑप्टिमल का मतलब क्या होगा कि मान लो हमको एक हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हमको ए से लेके हमको जाना है बी तक। बरोबर, डीएफएस की मदद से हम ए से शुरू तो करेंगे। अभी हम ए से शुरू करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, या फिर बी या फिर बी फिर या फिर सी जा सकते हैं। बरोबर, कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर हम ए से बी चले गए तो हमको सीधा आंसर मिल जाएगा हमारा, हमको जो चाहिए था। लेकिन मान लो अगर हम ए से सी चले गए तो क्या होगा, हमको ये पूरा जब तक ये झमेला ख़त्म नहीं हो जाता, और अगर मान लो यहाँ पर और 1-2 ऐसे 5-6 और ब्रांच है तो फिर तो हो गया ना आपका सत्यानाश। आपका सिस्टम क्या बोलेगा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब अरे वो लड़की चले गई। कि भाई यहाँ आंसर आपका था यहीं पर, लेकिन आप ढूंढते पागल हो जाओ कि साला आंसर मिल क्यों नहीं रहा अभी तक, और आंसर था यहाँ पर नज़दीक ही। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, ये किस्मत पे मतलब काम करता है कि अगर हमने ये रूट चूज़ कर लिया होता पहले ही तो हमको आंसर जल्दी मिल जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला ऐसा करने से, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे निकाल सकते हैं? जनरली कोई भी किसी की भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, बीगो ऑफ v प्लस ई। तो v प्लस ई माने v क्या होता है, v डिफाइन करता है आपकी ये वर्टाइसिस को, नंबर ऑफ वर्टाइसिस, एंड ई माने ये आपकी एजिस कितनी है, ये जनरल टर्म है ये। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसका यूज़ नहीं करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज़ करते हैं बीगो ऑफ ब्रांचिंग फैक्टर पावर्ड बाय डेप्थ। ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, ब्रांचिंग फैक्टर माने आपका जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी ब्रांच है। हमारे यहाँ पर तो सारे जो नोड्स है उसकी ब्रांच कितनी है, मैक्सिमम 2 ही है। इसकी देखो 2 ब्रांच है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता, इसकी ब्रांच हमारे पास 3 होती, या फिर ये एक ही 3 ब्रांच होती। बराबर, ऐसा कुछ होता तो क्या होता कि हमारा मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो जाता है, 1 2 3, मैक्सिमम 3। यहाँ पर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मैक्सिमम वाले ढूंढना है। हमको पूरे स्ट्रक्चर में से जो भी मैक्सिमम मिले वही हमको ले लेना है। तो यहाँ पर ये वाले प्रॉब्लम में हमारा ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो गया, ब्रांचिंग फैक्टर बी माने हो गया 2। और डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है कहीं पर भी, इसकी यहाँ से लेके डी तक जाएंगे तो कितनी डेप्थ होगी, ये होता है ऑलवेज 0, ये पहला और ये दूसरा स्टेज। तो मैक्सिमम कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो सबकी मतलब मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2। यहाँ पर एक और मान लो एक और कोई वर्टाइस होता तो इसकी डेप्थ हो जाती 3, तो हमारे मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो जाती 3, लेकिन यहाँ पर है 2। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी इस वाले प्रॉब्लम में, 2/2। अगर आप समझ लो एक सिंपल बात, अगर डेप्थ यहाँ पर हमको देखो, मैंने यही बोला था कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम गया, जनरली 4, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना मिला हमको। यहीं पर हम अपना ब्रांच, एक और ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच बढ़ा दिया तो ये 2 से कितना हो जाएगा, सीधा 3 हो जाएगा। तो 4 से कितना हो गया, सीधा 8, और ये 3 या ऐसा कुछ कर दिया 5 या 6, ऐसा 6-7 जितना हो गया। अगर मान लो 10 हो गया, इसका यहाँ पर 10 तक जाना है, 10 ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है, तो क्या हो गया 1024। लेकिन हो सकता था कितना, सिर्फ 1, तो ऑप्टिमल भी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता डीएफएस। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी और कुछ डाउट हो, या फिर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अलग से बनवाना है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, बराबर। और इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, और कमेंट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव मायने नहीं रखता, बस कमेंट कीजिए तो मेरे को पता चले कि मैं इसमें और क्या चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर शायद मेरे से कोई गलती भी हो गई हो, अगर कोई गलती हुई है मेरे से नीचे कमेंट में बता सकते हो।